मेरी शादी को अभी 3 माह ही हुए थे और इन 3 माह में इस घर में जो कुछ होता हुआ मैं देख चुकी थी, उसने तो मेरे होश ही उड़ा के रख दिए थे। कहाँ मैं शहर की रहने वाली पढ़ी लिखी लड़की ब्याह यहाँ गाँव में आ चुकी थी। मुझे तो लगा था यहाँ मेरी जिंदगी बड़ी पुरसुकून तरीके से गुजरेगी, मगर यहाँ के लोगों के रहन सहन और तौर तरीके बड़े ही अजीब थे। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, मगर जेठ तो तौबा तौबा, उसे देखकर ही मेरा वजूद कांप जाता था। पूरे खानदान में शायद ही इस जैसा मर्द किसी ने देखा हो। जेठानी तो अपने शोहर की दीवानी थी, उसका तो बस ना चलता। जेठ को कमरे से बाहर कदम भी ना रखने दे। ये बांस जैसा लंबा कद और फिर पहलवान जैसी जिस्मात। पहले पहल तो जेठ को जब पहली मर्तबा देखा तो मुझे यही गुमान हुआ कि जिस कदर कसती जिस्म मेरे जेठ का है, यकीनन पहलवानी करते होंगे। मगर मेरे शोहर का कहना था कि वो तो बस खेती बाड़ी करते हैं, इसके अलावा तो उनकी कोई मसरूफियात नहीं। शादी के 3 महीने तो बहुत आराम से गुजर गए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मेरा जेठ मेरी जिंदगी को जीर्ण करता जा रहा था। मैं ज्यादातर अपने कमरे में ही महदूद रहती थी, क्योंकि मुझे अपने जेठ का अपने सामने होना बहुत ज्यादा बहलाने पर मजबूर कर देता था। और अक्सर औकात ही वो धड़ल्ले के साथ बिना कमीज के पूरे बरामदे में दंदनाते फिरते थे, और ये चीज मुझे बहुत नागजीर गुजरती थी। गांव में रहने की आदी नहीं थी और यहाँ के तौर तरीके मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। मैं शुरुआत से ही शहर में रही थी। एक रोज मामूल का ही दिन था, घर में सिर्फ मैं और मेरे जेठ मौजूद थे। इत्तेफाक से मेरे शौहर काम से थोड़ा देर से आने वाले थे और मेरी जेठानी अपनी माँ की तरफ गई हुई थी। मेरे सास ससुर का बहुत पहले इंतकाल हो गया था, इसी वजह से घर में सिर्फ मैं और जेठ ही मौजूद थे। मैं खामोशी से किचन में अपना काम कर रही थी। अचानक ही मेरे जेठ किचन में आ गए और मुझे गहरी निगाहों से देखने लगे। मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। मैंने अपना दुपट्टा उतार कर कुर्सी पर रखा हुआ था और बेध्यानी में काम कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि घर में अभी इस वक्त कोई नहीं है। जेठ भी अपने कमरे में मौजूद है, इसलिए गर्मी होने की वजह से मैंने दुपट्टा अपने बदन से हटा दिया था, और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अचानक ही मुझे अपनी पुश्त पर किसी की आंखों की तपिश महसूस हुई, तो मैं बेसाख्ता पलटी और सामने अपने जेठ को बिना कमीज के देखकर मैं यकदम ही बौखला गई। मेरे हाथ में कांच की प्लेट थी, जो हड़बड़ाने की वजह से जमीन दोज हो गई। उसकी आवाज़ से मेरे जेठ भी होश की दुनिया में लौटे और गड़बड़ाकर वहां से चले गए। मुझे उनका ये अंदाज ठिठकने पर मजबूर कर चुका था। अभी तक तो मैं उनको देखकर सिर्फ घबराती थी, अभी उनका ये अंदाज मुझे खौफजदा कर चुका था। मैंने फौरन ही अपना दुपट्टा अपने गिर्द लपेट लिया और खामोशी से काम करने लगी। दिन अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर चुका था। रात को मेरे शौहर आ गए थे और जेठानी भी घर आ चुकी थी। मैं अपने शौहर के साथ खाना खाने के बाद कमरे में आकर सो गई थी। रात के आधे फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं अचानक हड़बड़ाकर उठी और अपने शौहर की जानिब देखा, तो वो गहरी नींद सो रहे थे। मुझे अपना वहम महसूस हुआ और मैं वापस ही करवट बदल कर सो गई, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा हो। मैं उठकर बैठ गई और चारों जानिब निगाह घुमाने लगी। अचानक ही मेरी निगाह खिड़की की जानिब पड़ी और ये मंजर देखकर मेरे ओसान खता हो गए कि मेरे जेठ आधी खिड़की खोलकर हमारे कमरे के अंदर झांक रहे थे और उनकी नज़रें मेरे वजूद पर थी। मैं खौफजदा सी हो गई। जैसी ही मेरी नज़रें उनकी निगाहों से मिली, तो वो फौरन ही खिड़की से हटकर घर के अंदर चले गए। ये सब कुछ मुझे बहुत हैरानी में मुब्तला कर रहा था। शादी के 3 महीने तो बहुत आराम से गुजर गए थे। उन्होंने ऐसी कोई हरकतें नहीं की थी, लेकिन आज उनकी 2 दफ़ा ये हरकत मुझे खौफजदा कर रही थी। मैं इस बारे में अपने शौहर को बताना चाहती थी कि आपके भाई मुझे अच्छी नज़रों से नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ आज ही हुआ था। इस वजह से मैंने अपने शौहर को बताना मुनासिब नहीं समझा। मेरे दिमाग में यही बात आई, कहीं उनको बुरा न लग जाए, क्योंकि वो उनके भाई हैं और बड़ा भाई तो वैसे ही बाप की जगह होता है। और पहले ही मेरी माँ ने मुझे समझा दिया था कि किसी से बहस मुबासा मत करना, किसी से कुछ भी मत कहना। पहले ही सब कुछ कह रहे थे कि शहर की लड़की है। मेरे दिल में भी ये बात बैठ गई थी। अब मैं कुछ भी कहती थी, सब यही कहते कि शहर से आई है, पढ़ी लिखी लड़की है, तो अपनी पढ़ाई और शहर में रहने का रोब झाड़ रही है। मैंने यही सब सोचकर सारी चीज़ों को पस डाल दिया और खिड़की और दरवाजे अच्छे से बंद करके सो गई। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली, तो सब लोग ही जागे हुए थे। मेरी जेठानी का एक बेटा था, जो अभी महज 10 साल का था। मेरी जेठानी जल्दी जल्दी उसको स्कूल भेजने के चक्कर में थी। मैं भी किचन में दाखिल हो गई और अपने शौहर के लिए नाश्ता बनाने लगी। जेठानी बहुत मिलनसार खातून थी
वो मुझे इधर उधर की बातें करने लगी। मेरे दिल में यकदम ही एक ख्याल आया, क्यों ना इस बारे में अपनी जेठानी को बताया जाए। लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि वो जेठ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। अगर मेरी ये बात उसको बुरी लग गई तो हम दोनों के मामलात भी खराब हो जाएंगे, और मैं घर का माहौल बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहती थी। इस वजह से मैंने खामोशी में बेहतरी समझी और काम करने लगी। थोड़ी देर बाद ही शोहर और जेठ जाग चुके थे। हम लोगों ने नाश्ता वगैरह लगाया और उनके पास ही बैठ गए। मैं इस तरीके से बैठी थी कि मेरे शोहर और जेठ आमने सामने दस्तरखान पे बैठ गए थे और मैं उनके बीच वाले हिस्से में बैठ गई थी, और मेरी जेठानी भी मेरे सामने बैठी हुई थी। दस्तरखान चौकोर हिस्से में लगाया हुआ था। अचानक ही बात करते करते मेरे जेठ ने मेरी रान पर हाथ रख दिया। उनका हाथ लगने से मेरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया। मैं फौरन ही उनसे दूर हुई और अपने शोर के करीब होकर बैठ गई। वो बिल्कुल ही ऐसे हो गए जैसे कोई बात न हो। मेरे शोहर ने भी मुझे आंखें दिखाकर नाक में रहने का इशारा दिया, जबकि मेरी निगाहें बेसाख्ता मेरी जेठानी की आंखों से जा मिली। मैं देख सकती थी कि यह मंजर उनकी आंखों से भी मख्फी न रह पाया था। हम लोग एकदम से चुप हो गए थे। थोड़ी देर में खामोशी से नाश्ता किया और दोनों चले गए। मुझे अब अपना आप बिल्कुल भी महफूज नहीं महसूस हो रहा था, क्योंकि एक औरत गैर मर्द की नज़रों को अपनी तरफ उठते हुए महसूस कर लेती है कि वो किस तरीके की नज़रें हैं। मैं भी महसूस कर चुकी थी कि मेरा जेठ मुझ पर गंदी निगाहें रख रहा है। वक्त गुजरता जा रहा था और मेरे जेठ की बदतमीजियां बढ़ती जा रही थी। ये सब कुछ मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मैं बस अपने शोहर और जेठानी से इसलिए इस बारे में बात नहीं कर पा रही थी कि अगर मैं उन दोनों से कुछ बात करूंगी तो वो लोग समझेंगे कि मैं अपने जेठ पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ, और वैसे भी गांव के लोग उल्टा ही मतलब ले जाते हैं। मैं घर का माहौल किसी भी तौर पर ख़राब नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से मैं खामोश रही। मेरा शोहर गांव से थोड़ा दूर काम करता था। एक रात अचानक ही उनका फ़ोन मेरे पास आया और वो कहने लगे, नीलम, फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा काम है, इस वजह से मैं आज घर नहीं आ पाऊँगा। ये बात सुनकर एक पल के लिए मैं सहम गई और मैंने फ़ौरन ही कहा, प्लीज़ आप घर आ जाएं। न जाने क्यों मुझे एक खौफ सा महसूस हुआ था। अपना आप बिल्कुल भी महफूज नहीं लग रहा था, जबकि मेरी जेठानी घर के अंदर ही मौजूद थी। ये बात सुनकर मेरे शोहर मुझे समझाने लगे, कोई बात नहीं, घर पर सब लोग मौजूद हैं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, खाने वगैरह खाकर सो जाना, मेरे लिए आज आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे शोहर ने साफ अल्फाजों में उनसे बोल दिया था कि आज मैं किसी तौर पर घर नहीं आ पाऊंगा। ये बात सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी, और खाने पर जब उनका जिक्र हुआ तो मैंने अपनी जेठानी को बता दिया कि आज हामिद घर नहीं आ पाएंगे। यह बात सुनकर मेरे जेठ के चेहरे पर एक चमक सी आई थी जो मेरी आंखों से मख्फी नहीं रह पाई थी। लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोली और खामोशी से खाना खाकर कमरे के अंदर चली गई। ये शादी के बाद मेरी पहली रात थी जो मैं आज से अपने शोहर के बगैर गुजार रही थी, और आज ही मुझे अपना आप बिल्कुल भी महफूज नहीं लग रहा था। मैंने दरवाज़ा अच्छे से बंद कर दिया था। पहले की बात और थी, लेकिन जब से मेरे जेठ की निगाहें मुझ पर बदली थी, तब से ही मैं खुद को बिल्कुल भी महफूज इस घर में तस्वर नहीं करती थी। यही सब सोचते सोचते न जाने किस पहर मेरी आंख लग गई, मुझे इल्म ही ना हुआ। रात की आधी पहर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बेड पर कोई बैठा हुआ हो। मैं समझी शायद मेरे शोहर आ चुके हैं। मैं फौरन ही उनके गिर्द बाजू लपेटकर उनके सीने पर सर रख चुकी थी, लेकिन आज मुझे इसकी समझ थोड़ी बड़ी मालूम हो रही थी। मुझे किसी अनहोनी का गुमान हुआ, इसलिए मैंने झटके से अपनी आंखें खोली, और जैसे ही मैंने सामने लेटे हुए बंदे को देखा तो मेरे होशान खता हो गए और मैं फौरन ही झटके से दूर हुई, क्योंकि वो इंसान मेरे शोहर नहीं बल्कि मेरे जेठ थे। उनके हाथ में एक नाइटी थी। वो देखकर मैं मजीद खौफजदा हो गई थी। वो अचानक ही मेरे नज़दीक हो गए और कहने लगे, अरे तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो नीलम, मैं भी तुम्हारे शोहर जैसा ही हूँ, मेरे करीब आओ। उनकी बातें मुझे मजीद खौफजदा कर चुकी थी। उनका अंदाज बहुत अजीब था। मैं डर के मारे कांपने लगी। मैं शोर मचाना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हलक में आवाज़ भी न हो। मैं बिल्कुल खामोश हो चुकी थी और टिकटिकी बांधे अपने जेठ को देख रही थी। अचानक ही मेरे जेठ मुझसे गलत गलत बातें करना शुरू हो गए। वो कहने लगे, तुम आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। आज अगर हामिद घर पर नहीं है तो हम दोनों को आज रात का फ़ायदा उठाना चाहिए। मैंने तुम्हारी भाभी को नींद की गोलियां दे दी हैं, वो सो चुकी है। अब हम दोनों आराम से अपनी रात को रंगीन कर सकते हैं। मुझे जो भाभी का आसरा था, जब वो पता चला कि उनको भी नींद की गोलियां देकर सुला दिया, ये सुनकर मेरा दिल बैठता जा रहा था। मैं तुम्हारे लिए शहर से एक नाइटी लेकर आया हूँ,
जाओ ये पहनकर आओ और मुझे दिखाओ कि तुम कैसी लग रही हो। तुम शर्मा क्यों रही हो? शहर की लड़कियां तो बेबाक होती हैं और वो तो खुशी खुशी ऐसे लिबास पहनती हैं। तुम्हारा जिस्म बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैं सुर्ख रंग की नाइटी लाया हूँ, क्योंकि तुम्हारे गोरे बदन पर सुर्ख रंग की नाइटी बहुत जचेगी। ये बात सुनकर मेरे हाथ पैर बहुत बुरे तरीके से कांपने शुरू हो गए थे। उनकी गलीज नजरें मेरे जिस्म के आर पार हो रही थी। मैंने खुद में हिम्मत जमा की और जो मेरा हाथ पकड़कर आहिस्ता से सहला रहे थे, मैंने फौरन ही उनको उससे दूर झटका और बेड से उतरकर थर-थर कांपने लगी। मेरा वजूद पसीने से शराबूर हो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं? अगर चीखती-चिल्लाती तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि मेरी देवरानी को वो नींद की गोलियां दे चुके थे। यानी उनको बिल्कुल भी होश नहीं था। यही सब सोचकर मेरे रोंगटे खड़े होना शुरू हो गए। मैं वहां से भागने की करने लगी तो अचानक ही मेरे जेठ ने मुझे दबोच लिया और बेड पर फेंक दिया। और अचानक ही उन्होंने अपनी कमीज, मेरी शादी मेरे माँ बाप की पसंद के मुताबिक हुई थी। मैं इस शादी से बहुत नाखुश थी, क्योंकि मैं गांव में शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने माँ बाप को बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि मैं शहर में रही हूँ, मैं शहर वाले लड़के से शादी करूंगी, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी थी और मेरे शोहर से मेरी शादी बहुत धूमधाम से करा दी। पहले पहल तो मैंने भी बहुत शोर मचाया था, लेकिन जब मैंने अपने माँ बाप की खुशी और रिश्ते में देखी, तो अच्छी बेटियों की तरह मैंने खामोशी से सर झुका लिया। शादी हो जाने के बाद सबसे पहले मैं अपनी जेठानी से मिली थी। वो औरत बहुत अच्छी औरत थी, उसका रवैया बहुत मिलनसार था। अगले रोज मैंने सबसे अच्छी चीज जो वहाँ देखी थी। वहाँ का माहौल बहुत पुरसुकून था, लेकिन वहाँ के तौर तरीके मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, क्योंकि वहाँ पर छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा वावेला जाना जाता था। औरतों को लेकर बहुत ज्यादा सख्ती होती। मेरी जेठानी अपने शोहर से बहुत डरती थी, लेकिन मैंने एक चीज नोट की थी कि वो अपने शोहर से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। ये सब चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन कभी कभी ये चीजें मुझे बहुत बेजार कर देती थी। शादी के 2 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक मैंने अपने जेठ को नहीं देखा था। मेरा सामना उनसे अचानक ही हुआ था। उनको देखते ही मेरे अंदर खौफ की लहर दौड़ गई। वो शख्स देखने में बहुत मजबूत जिसामत का मालिक था, जबकि मेरा शोर इतनी मजबूत जिसामत का मालिक नहीं था। और मैंने अल्लाह का शुक्र ही अदा किया था कि मेरा शोर इतनी ज़्यादा जिसामत का मालिक नहीं। मैंने एक बात नोट की थी, मेरा जेठ मुझे देखकर एक लम्हे के लिए चौंक गया था। दिन गुजरते जा रहे थे और मैं अपने जेठ से कतराती। वो बेधड़क की बिना कमीज के धोती में पूरे बरामदे में घूमते थे। ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। मैंने घर में अपने माँ बाप और भाई को कभी इस तरह के लिबास में नहीं देखा, इसलिए मुझे अपने जेठ का आधा नंगा होना बहुत बुरा लगता था। मैं अपने आप को बहुत छुपा छुपा कर रखने की आदी थी, लेकिन एक रोज मेरी बदकिस्मती यह हुई थी कि मेरे जेठ ने मेरे जिस्म के खदोखाल देख लिए थे। मैं बिना किसी की परवाह किए बगैर दुपट्टे के पसीने से शराबूर हालत में किचन में काम कर रही थी, और उस वक्त उन्होंने मेरे जिस्म की खूबसूरत खदोखाल, जो सिर्फ मेरे शोहर के लिए थे, वो देख चुके थे। और उसके बाद से ही उनकी नीयत बहुत खराब हो गई थी, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। और इस दिन के बाद से ही मेरे जेठ के तौर तरीके मेरे साथ बदलते जा रहे थे। वो अचानक ही मुझे बहाने बहाने से छूने लगे थे। उनकी गंदी निगाहें मेरे जिस्म की आर पार होती हुई मुझे महसूस होती थी। पहले जो मैं दुपट्टे में अपने आप को छुपा कर रखती थी, अब मैंने एक बड़ी चादर लेना शुरू कर दी थी। मैं अपने जिस्म की उंगलियां उनको बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन वो शख्स उसके बावजूद मुझे घूरता था, जैसे मेरे एक्सरे कर रहा हो। एक रोज जब मेरे शोहर काम से वापस नहीं आए थे, तो वो उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर मेरे कमरे के अंदर आ गया था और मुझे एक नाइटी देते हुए गंदी गंदी बातें करने लगा था। मैं फौरन ही वहां से भागना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही उस शख्स ने मुझे दबोच लिया था और बेड पर फेंक कर अपनी कमीज उतारने लगा था। ये सब कुछ मेरे लिए सुहाने रूह था। मैं किसी भी तौर पर अपनी इज्जत बचाना चाहती थी, लेकिन ये मेरे लिए अब मुमकिन नहीं साबित हो रहा था। वो शख्स देखते ही देखते अपनी औकात पर आ चुका था और मुझे बेपर्दा करके मुझ पर हावी हो गया था। मैं तकलीफ के मारे रो रही थी, तड़प रही थी, उसकी मिन्नतें कर रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ, खुदारा मुझ पर रहम करो। लेकिन वो शख्स परिंदा सिर्फ इंसान बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहा था। मैं चीख कर अपनी जेठानी को आवाज़ दे रही थी और मेरी आवाज़ दबी हुई थी। तकलीफ के मारे मेरी आवाज़ भी बिल्कुल नहीं निकल रही थी। उनकी भारी जिसामत की वजह से मैं उनके नीचे दब गई थी। उसने पूरी रात मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। मैंने उसके आगे बहुत हाथ जोड़े, उसके नीचे से निकलने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो शख्स मुझे काबू कर चुका था। फजर की अजान के वक्त वो शख्स मुझसे दूर हुआ और कमरे से भाग गया। सुबह जब मेरी आँख खुली,
तो मुझे अपने जिस्म में जगह जगह दर्द महसूस हो रहा था। मेरा जिस्म तकलीफ के मारे बुखार की लपेट में आ गया था। अचानक ही मेरी नज़र बिस्तर पर पड़ी तो मेरी चीख निकलने के दर पर आ गई थी। मेरा बिस्तर खून से भरा हुआ था। मैं समझ चुकी थी उस शख्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। तकलीफ के मारे मेरा बदन टूटने के दर पर आ गया था। लेकिन मैं अपने आप को इस तरीके से बेबस महसूस नहीं करवाना चाहती थी। मैं एक शहर की लड़की थी। मैं कभी भी दबके रहने की आदी नहीं थी। मैं अभी यही सब चीज़ें सोच रही थी। जैसे ही मेरे शोहर घर आएंगे तो मैं उनको उनके भाई के करतूत से आगाह कर दूंगी कि वो शख्स मेरे साथ कितना बड़ा जुल्म रात भर करता रहा है। मैं यही सब सोच रही थी कि अचानक ही मेरा शोहर दरवाज़ा खोलते ही अंदर आया। लेकिन मेरी हालत देखकर दरवाजे पर ही रुक गया और पूछने लगा कि तुम्हें क्या हुआ है? तुम बिना कपड़ों के क्यों बैठी हो? और ये क्या हालत हो रही है? घर की उसको एहसास हो चुका था कि कुछ तो यहाँ गलत हुआ है। मैंने बुराई आंखों से उनकी जानिब देखा और भीगी आवाज़ में कहने लगी, ये सब कुछ तुम्हारे बड़े भाई ने किया है, जिसको तुम बाप मानते हो। उस शख्स ने तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बीवी की इज्जत को तार तार कर दिया है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उठूं और उस घटिया शख्स का मुंह तोड़ दूं, जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। जबकि मेरा शोहर ये बात सुनकर मैंने शायद मुस्कुराया था। ये चीज़ देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं हैरान होते हुए कहने लगी, आप मेरी इस बात को सुनने के बाद हंस रहे हैं? आपके भाई ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। आपको समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? तो अचानक ही हंसते हुए मेरे बराबर में बैठ गए और कहने लगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर भाई ने तुम्हारे साथ एक रात गुजार ली तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे शोहर का अंदाज़ बहुत ही नॉर्मल था। ऐसा लगता था कि जैसे उनकी ही ये सब कुछ कारस्तानी हो। मैं हैरान हो गई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ से उठकर चली जाऊँ, जबकि मेरा शोहर चेहरा देखते ही हुंकारी यानी ये सब क्या किया धरा है। वो अचानक ही सर पीछे करके कहकगा लगाया और कहने लगे, हाँ, ये मेरा ही किया धरा अच्छा है, लेकिन सब चीज़ों का इल्म हो गया है और आज नहीं, अब तुम्हारे साथ हर रोज़ हुआ करेगा, क्योंकि हम दोनों भाई अपनी चीज़ें एक दूसरे से बाँटकर इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से हम दोनों बीवियाँ भी बाँटकर इस्तेमाल करेंगे। ये बात सुननी थी कि मेरे जिस्म में एक ऐसा इश्तिहाल पैदा हुआ कि बेसाख्ता मेरा हाथ उठा और अपने शोहर के गाल पर गहरी छाप छोड़ गया। वो मुझे हैरानकुन आंखों से देख रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी कि मैं उन्हें थप्पड़ मार दूंगी, बल्कि मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं अपने शोहर का सर फोड़ दूं। मैं गुस्से से फुनकारती हुई कहने लगी, आपने मुझे लावारिस समझा हुआ है कि मैं आपके भाई के साथ रातें गुजारूं। आप जैसे घटिया शख्स के साथ मैं एक मिनट यहाँ नहीं रुकूंगी। ये बोलकर फौरन ही मैं वाशरूम जाने लगी। इससे पहले वाशरूम जाती उससे पहले ही मेरा शोर मुझ पर हावी हो चुका था और मेरी सारी मज़ामतें कुछ ही पल में दम तोड़ गई थी। वो दोनों भाई जंगली थे, बिल्कुल भी उन लोगों में एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। शाम के वक्त मेरी आंख खुली तो मेरे सरहाने पर मेरी जेठानी बैठी हुई थी। उसकी शर्मिंदा चेहरे को देखकर मैं समझ चुकी थी कि वो सारी चीज़ों से आगाह है। मैंने उनकी जानिब देखते हुए पूछा, आप ये सब कुछ कब से बर्दाश्त कर रही हैं? मेरी आंखों से आंसू मुसलसल दारों-कतार बह रहे थे। वो मेरी जानिब देखते हुए कहने लगी, जब से मेरी शादी हुई है तब से मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारा शोहर तो तुमसे इतना प्यार करता है, उसके बावजूद उसने तुम्हारे साथ भी ये सब कर लिया। मैंने उसकी बात सुनी और कहने लगी, इंसान सब कुछ बदल सकता है लेकिन वो अपने फितरत से कभी बाज नहीं आता। यही हाल मेरा और आपके शोहर का है। मुझे तो हैरत है, जब आपके साथ इस घर में ये सब कुछ हो रहा था तो आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आपको चाहिए था उन दोनों के खिलाफ आवाज़ उठाती और ये रिश्ता ख़त्म करके चली जाती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन दोनों को बढ़ावा दिया, जिसका शिकार आज मैं भी हो गई। मेरी ये बात सुनकर मेरी जेठानी कहने लगी, तुम शहर की लड़की हो, तुम्हें ये सब बातें जेब देती हैं, लेकिन मैं गाँव की लड़की हूँ। अगर मैंने कोई बात की तो मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा और मैं नहीं चाहती कि मेरा घर तबाह हो। मुझे गुस्सा आ रहा था कि मेरा दिल किया कि इस औरत को मुंह थप्पड़ों से लाल कर दूं। ऐसी ही औरतें मर्दों को बढ़ावा देती हैं गलत कामों का। मैं अपनी जगह से उठी और फुनकारती हुई कहने लगी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रही हैं। अगर आप पहले ही इन सब चीज़ों को रोक देती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। आपका एक बेटा है, आप अपने बेटे के लिए ही सही कुछ तो करती। क्यों आप अपने आप को इन दोनों मर्दों के बीच बर्बाद कर रही है? मेरी बातों से वो लड़की शर्मिंदा हो गई थी और मेरी जेठानी का सर शर्म के मारे झुक गया था। मैं अपनी जगह से उठी और बाथरूम से फ्रेश होकर आई और फौरन ही अपना सामान पैक करने लगी। मेरी जेठानी मुझे देखकर पूछने लगी, आप क्या कर रही हैं? मैंने उससे कोई जवाब नहीं दिया और अपने घर आ गई। घर आने के बाद मेरे माँ बाप ने मुझसे बहुत सवाल जवाब किए।
लेकिन मैंने उनको यही कहा कि जिसको आपने मेरे लिए चुना था वो एक दरिंदा है और उस दरिंदे ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। थोड़े दिनों बाद ही मैंने अपने शोहर से सुलह ले ली थी और उससे अलहदी अख्तियार कर ली थी। मैं उससे दरिंदा सिर्फ इंसान के साथ बिल्कुल भी अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती थी जिसको इंसानियत के अलिफ के बारे में भी पता न हो। कुछ अरसे बाद मुझे मालूम हुआ था कि मेरी जेठानी अपने बेटे के साथ उन दोनों जानवरों भाइयों से अलहदा हो गई थी और उसने भी अपने शोहर से खुला ले ली थी। मैंने उस गांव में बहुत सुलझे हुए और समझदार शख्स देखे थे, लेकिन ये दोनों भाई बिल्कुल अलग थे। शायद कम उम्री में ही इनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था और ये दोनों भाई एक दूसरे के बहुत करीब थे और हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे और अपनी चीज़ें एक दूसरे के साथ बांटते थे। अब इनको यही लगा कि शायद बीवियां भी कोई चीज़ हैं, इसलिए वह बीवियों को भी आसानी से बांट सकते हैं, लेकिन वो जाहिल दरिंदा सिर्फ इंसान ये नहीं जानते थे कि हम औरतें भी इंसान हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।